सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का कॉस्ट का सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में हम लोग पूरा बेसिक्स को कंप्लीट किए थे और आज जो सेकंड क्लास है उसमें हम लोग जो सेकंड चैप्टर है जो कि है मटेरियल कॉस्ट, उसको हम लोग समझेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मटेरियल कॉस्ट जो चैप्टर है ये टोटल 15 मार्क्स का चैप्टर है। 10+5 इसमें मार्क्स का सेग्रीगेशन है। इसमें थ्योरी भी इंक्लूडेड है और अपना प्रैक्टिकल भी है, बट प्रैक्टिकल भी इजी है, थ्योरी भी इजी है, लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल करने का। ओके, तो जैसे हम लोग का कुछ भी कॉस्ट है, जो टोटल कॉस्ट था उसका 3 पार्ट होता है। एक है मटेरियल कॉस्ट, एक है लेबर कॉस्ट, और एक है ओवरहेड्स। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के बनता है टोटल कॉस्ट। आपको समझ में आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं। तो जो मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, ओवरहेड से इसको मिला के बनता है टोटल कॉस्ट, और इसका भी फिर फर्दर ब्रांचेस में डिवीजन है। ठीक है, तो आज हम लोग टोटल कॉस्ट का जो एक पार्ट है जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मटेरियल कॉस्ट जैसे हम लोगों ने बताया 15 मार्क्स का आएगा अपना एग्जाम में, और बेसिकली इसमें दो टाइप का सम्स रहता है जिसको हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। एक है स्टोर लेजर अकाउंट और एक है ईओक्यू बेस्ड, जिसमें हम लोग एक सेकेंड, ईओक्यू जिसमें रीऑर्डरिंग लेवल और बाकी सब लेवल भी है जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये मोटा मोटी इसका सब्जेक्ट मैटर है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल कॉस्ट को और इसके बारे में कि क्या है, कैसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बताया था कि कुछ भी हम लोग परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट हम लोग रिसीव करते हैं और कुछ अमाउंट पे करते हैं। जब हम लोग सेल करते हैं तो अमाउंट रिसीव करते हैं, परचेज करते हैं तो अमाउंट पे करते हैं। तो कुछ भी अमाउंट हम लोग परचेज करने के लिए पे करते हैं वो हमारा कॉस्ट है। ठीक है, तो वो कॉस्ट का एक पार्ट है मटेरियल कॉस्ट। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? अगर वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन देखें तो मटेरियल कॉस्ट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंस incurred in acquiring raw materials। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, raw materials that are used in production of goods and services। तो कुछ भी हम लोग गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हम लोगों को रॉ मटेरियल्स का दरकार पड़ता है, और वही जो रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए जो अमाउंट हम लोग पे करते हैं उसी को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट में और भी बहुत सारा कॉस्ट रहता है जो इंक्लूडेड रहता है, इसको क्या बोलते हैं? एडिशनल कॉस्ट एसोसिएटेड विथ प्रोक्योरमेंट सच एज ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो एडिशनल कॉस्ट जैसे कोई भी हम लोग रॉ मटेरियल खरीद के ला रहे हैं, उसको हम लोग गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, तो एक उसका खर्चा हम लोग को देना पड़ रहा है, तो वो भी मटेरियल कॉस्ट के अंदर में काउंट होगा। एक हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी होगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस रॉ मटेरियल को ले आने का और दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने का, उसका भी एक कॉस्ट होता है, वो भी मटेरियल कॉस्ट के अंदर में ही आता है, उसको भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट क्या होता है कि टोटल एक्सपेंस फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो कोई भी गुड एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए कुछ अमाउंट हम लोगों को पे करना पड़ रहा है, और मतलब उसके रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ रहा है, और जितना अमाउंट हम लोग रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करने के लिए लग रहा है उसी को बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, अब उसका मटेरियल कॉस्ट मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो जो ऐसा कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट
जो डायरेक्टली हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो हम लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ही नेसेसरी है, उस सारे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो डायरेक्टली यूज्ड इन द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के लिए वो मटेरियल मेरे को रिक्वायर्ड ही है, और उस मटेरियल से रिक्वायर्ड जो भी मेरा कॉस्ट है उसको बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। और स्पेसिफिक, जैसे कि अगर हम लोग फर्नीचर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए जो मोस्ट एसेंशियल मटेरियल क्या है, वुड। तो जितना भी हम लोग वुड खरीदेंगे वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होगा। और उसके बाद जैसे क्लॉथिंग इंडस्ट्री में है, जो हम लोग क्लॉथ खरीदते हैं या परचेज करते हैं, तो उसमें जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी जैसे जीन्स टी शर्ट, तो उसको बनाने के लिए हम लोग को दरकार पड़ता है फैब्रिक का। तो एक क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए जो भी फैब्रिक है वो उसके लिए हो जाता है, उसका खर्चा, जो फैब्रिक को खरीदने में जो भी खर्चा आया वो होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। हाँ, आप बोलिए। लेकिन को क्या हुआ, क्या बोलिए? तो ये हम लोग समझ गए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो जो भी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, जैसे क्या होता है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हम लोग का डायरेक्टली एट्रीब्यूट हो पाता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और उसका अपोजिट होता है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। मतलब जैसे क्या कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स दैट सपोर्ट प्रोडक्शन बट कैनॉट बी डायरेक्टली ट्रेस्ड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी कुछ भी प्रोडक्ट का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन प्रोसेस को ये सपोर्ट तो कर रहा है, बट ये डायरेक्टली कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। जैसे हम लोग को जो भी मशीनरी यूज कर रहे हैं फॉर द, जैसे सपोज करते हैं कि हम लोग फर्नीचर का ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब फर्नीचर हम लोग बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारा मशीनरी भी है, जैसे ड्रिल है, कटिंग के लिए सॉ मशीन है, तो वो सब मशीन है। तो उन सब मशीन को स्मूथली रन करने के लिए लुब्रिकेंट्स का हम लोग को दरकार पड़ता है, ताकि वो स्मूथली रन कर सके। तो ये जो लुब्रिकेंट का जो खर्चा है वो भी हमारे को प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस को, लेकिन वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में नहीं जाएगा, वो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस पे हम लोग उसको एट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो हमारा एक इनडायरेक्ट खर्चा है। ठीक है। तो मटेरियल कॉस्ट बेसिकली कितने टाइप का है, दो टाइप का है, एक है डायरेक्ट मटेरियल और एक है इनडायरेक्ट मटेरियल। जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर पाएंगे उसको बोलते हैं डायरेक्टली मटेरियल कॉस्ट, और जो भी नहीं कर पाएंगे उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो जो मटेरियल कॉस्ट है, जो कॉस्टिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका बेसिकली क्या क्या फीचर्स है जिसको हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, जो हम लोगों को हेल्प करता है और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए। तो बेसिकली ये क्या हाईलाइट करता है, इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी मटेरियल कॉस्ट का प्रोडक्शन के प्रति क्या योगदान है और कॉस्ट अकाउंटिंग के व्यू से कैसे दोनों इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग अभी समझेंगे। पहला क्या होता है कि जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट होता है उसका होता है डायरेक्ट ट्रेसेबिलिटी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैन बी इजिली ट्रेस्ड, यानी जो भी डायरेक्ट खर्चा होता है यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है वो इजिली ट्रेस हो जाता है। जैसे कि हम लोग कुछ फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग वुड खरीद रहे हैं, तो डायरेक्टली समझ में आ गया वुड खरीदे हैं तो वो हमारा क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद क्या है, टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस जॉब, मतलब कोई भी जॉब हो या प्रोडक्ट हो, कोई भी हम लोग गुड या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए हम लोग इजीली इसको ट्रेस कर पाएंगे। मेकिंग देम क्रूशियल फॉर कॉस्ट कैलकुलेशन, और ये हम लोग के लिए कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि मटेरियल खर्चा ये अपना डायरेक्ट खर्चा है, तो ये हम लोग को कॉस्ट में दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कॉस्ट। तो ये जो मटेरियल कॉस्ट होता है, जो टोटल कॉस्ट है उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन को सिग्निफाई करता है। मटेरियल कॉस्ट ऑफन कंस्टिट्यूट अ लार्ज परसेंटेज
ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबिलिटी डायरेक्टली। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली कैसे इम्पैक्ट करता है? अब कोई भी कॉस्ट का जो मेजर परसेंटेज रहता है वो जाता है मटेरियल के ऊपर, यानी रॉ मटेरियल्स के ऊपर। तो अगर हम लोग रॉ मटेरियल्स को चीप प्राइस में परचेज करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट मार्जिन हम लोग मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन में तो अपना कुछ चेंजेस है नहीं। तो अगर हम लोग रॉ मटेरियल अच्छा क्वालिटी का कम प्राइस में परचेज कर पाएंगे या फिर रॉ मटेरियल्स को और अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे तो हम लोग का प्रोडक्शन तो हैम्पर होगा नहीं, लेकिन हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है? वेरिएबल इन नेचर। जैसे कि मैंने बताया था कि जो मटेरियल कॉस्ट होता है वो टिपिकली वेरी विथ प्रोडक्शन लेवल, मतलब प्रोडक्शन के ऊपर ये डिपेंडेंट है। तो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंडेंट क्या है? अगर हम लोग प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि मेरा रॉ मटेरियल्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। अगर हम अभी 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे को 100 किलोग्राम्स ऑफ एक कमोडिटी या एक रॉ मटेरियल लग रहा है। तो अगर हम इसको 100 यूनिट्स परचेज करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, तो मेरा 1000 लगेगा केजीज। यानी जो इन लोग के बीच में रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मतलब जितना वेरिएबल है मटेरियल कॉस्ट प्रोडक्शन लेवल्स के साथ में, यानी जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। तो एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस मटेरियल यूजेस एंड कॉस्ट आल्सो इंक्रीज। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद क्या है? इन्फ्लुएंस ऑन क्वालिटी। तो इन्फ्लुएंस ऑन क्वालिटी क्या बोलता है? द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड अफेक्ट द फाइनल प्रोडक्ट्स क्वालिटी, मेकिंग मटेरियल कॉस्ट मैनेजमेंट एसेंशियल। तो जो भी हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका टाइप क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, यह हमारा फाइनल प्रोडक्ट को बहुत ही अफेक्ट करता है। अगर हम लोग चीप रॉ मटेरियल यूज करेंगे तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी चीप ही होगा, और अगर हम लोग गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो भी गुड क्वालिटी का भी होगा। तो ये मटेरियल कॉस्ट हम लोगों को एक मैनेजरियल आइडिया देता है कि कौन सा हम लोग को रॉ मटेरियल परचेज करना चाहिए जो बोथ कॉस्ट फ्रेंडली भी हो और क्वालिटी फ्रेंडली भी हो, ताकि हम लोग प्रोडक्शन को और अच्छे से कर सकें। ठीक है। और उसके बाद क्या है? इंक्लूड्स प्रोक्यूमेंटल एक्सपेंसेस। तो मटेरियल कॉस्ट का एक और क्या अच्छा फीचर है या फिर एक और कैसे पहचानेंगे? उसमें प्रोक्यूमेंट का जो एक्सपेंसेस है वो इंक्लूडेड रहता है। प्रोक्यूमेंट कॉस्ट जैसे मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज, उसी के बारे में बता रहा है कि मटेरियल कॉस्ट नॉट ओनली कवर्स परचेज प्राइस बट ऑल्सो अदर एक्सपेंसेस लाइक ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग, स्टोरेज। अब जैसे सपोज करते हैं कि मेरा रॉ मटेरियल हम खरीदे 100 रुपीज का, ठीक है, लेकिन उसको मेरे डोर पे डिलीवरी करवाने के लिए मेरे को एडिशनल 25 रुपीज डिलीवरी चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस देना पड़ा। तो अल्टीमेटली मेरा जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल का वो 100 रुपीज, और एक्स्ट्रा में मेरे को 25 रुपीज पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मेरा जो मटेरियल कॉस्ट वो 100 नहीं होगा, प्लस 25 125 रुपीज होगा। तो मेरा जो एक्चुअल रॉ मटेरियल के ऊपर खर्चा है वो है 125 रुपीज। तो ये भी एक फीचर है रॉ मटेरियल कॉस्टिंग का कि वो प्रोक्यूरमेंट कॉस्ट को भी इंक्लूड करता है। ठीक है। उसके बाद ये एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या मेन फीचर्स है मटेरियल कॉस्ट का? पहला है डायरेक्ट ट्रेसेबिलिटी, हम लोग उसको अच्छे से कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर डायरेक्टली वेरी करता है। उसके बाद सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कॉस्ट, जो मेजर टोटल कॉस्ट होता है उसमें एक मेजर जो पोर्शन है वो रहता है मटेरियल कॉस्ट का। उसके बाद वेरिएबल नेचर, मतलब कि जो भी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है उसके साथ में मटेरियल कॉस्टिंग भी डायरेक्टली वेरी करता है। अगर अपना प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अपना मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ेगा। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन क्वालिटी, तो हम लोग का रॉ मटेरियल का जो क्वालिटी है वो अपना फाइनल प्रोडक्ट को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है? इंक्लूड्स प्रोक्यूरमेंट एक्सपेंसेस, यानी जो भी मटेरियल को लाने के लिए मेरा एडिशनल खर्चा है वो भी हम लोगों के मटेरियल कॉस्ट में ऐड होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है बिन कार्ड। बिन कार्ड क्या होता है? बिन कार्ड इज अ
फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूज टू ट्रैक द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स और इन्वेंट्री हेल्ड इन स्टोरेज एरिया। तो कोई भी वेयर हाउस में, स्टोर में, स्टॉक रूम या गोडाउन में हम लोग स्टॉक रखते हैं, ठीक है। क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स और इन्वेंट्री, कुछ भी स्टॉक रखते हैं मटेरियल का, तो वो मटेरियल हमारे यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को उसका तो एक अकाउंट रखना पड़ेगा ना, कि हमारे पास अभी कितना स्टॉक है, कितना अभी स्टॉक मंगवाने का दरकार है या नहीं मंगवाने का दरकार है। तो वो हम लोग को स्टॉक कीपिंग करना पड़ेगा, तभी हम लोग को उसका आइडिया रखेगा। तो स्टॉक कीपिंग के लिए एक टूल है जिसका नाम है बिन कार्ड। तो बिन कार्ड हम लोग क्या करता है, फिजिकल और एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, या तो फिजिकली हम लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिकली जैसे एक्सेल में या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, ताकि हम लोग अपना जो भी स्टोरेज एरिया में इन्वेंट्री है वो कितना है उसका एक मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। तो बिन कार्ड एक रिपोर्ट है, एक स्टेटमेंट है जो हम लोग को बताता है कि हमारा कितना स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद और इसका क्या फीचर्स है, इट प्रोवाइड्स अ डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इन्वेंट्री ट्रांजेक्शंस ऑल्सो। तो ये हम लोगों को ये तो बताता है कि हमारे पास कितना स्टॉक है, साथ ही में ये भी बताता है कि अपना स्टॉक अगर आया तो किस डेट को आया, कितना क्वांटिटी में आया, कितना रेट से आया, और अगर जा रहा है तो वो भी बताता है कि कितना दिन में आया, किस दिन आया, कितना रेट से आया, कैसे गया। तो वो पूरा रिकॉर्ड रखता है, आने का भी रिकॉर्ड रखता है, जाने का भी रिकॉर्ड रखता है, और जितना आया उसमें से अगर जाने का माइनस कर देंगे तो बैलेंस में अपना कितना बच रहा है उसका भी रिकॉर्ड हम लोगों को प्रोवाइड करता है। रिसिप्ट मतलब हम लोग स्टॉक को रिसीव किए और गोडाउन में रख दिए। इशू मतलब गोडाउन से निकाल के स्टॉक को प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए। एंड द करेंट बैलेंस ऑफ स्टॉक, करेंट बैलेंस ऑफ स्टॉक मतलब रिसिप्ट्स माइनस इश्यूज, ये आ गया अपना बैलेंस। तो हम लोग के पास जैसे सपोज करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग के पास जो रिसीव किए थे 100 यूनिट्स हम लोग के पास अभी गोडाउन में पड़ा हुआ है, और एक जॉब है, जॉब ए, सपोज करते हैं जॉब ए, जॉब ए मतलब कुछ प्रोडक्शन कर रहा है, उसके लिए उसको 25 यूनिट्स चाहिए। तो हम लोग का रिसिप्ट से 100 इशू कर दिए 25, तो हम लोग का बैलेंस बचा 75। तो ये 75 अपना हो जाता है करेंट बैलेंस ऑफ स्टॉक। तो ये बिन कार्ड ये सब पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रखता है रिगार्डिंग आवर स्टॉक और इन्वेंट्री। बिन कार्ड्स आर टिपिकली अटैच्ड टू और केप्ट नियर द स्टोरेज बिन्स वेयर मटेरियल्स आर केप्ट। तो जहां हमारा गोडाउन रहता है बेसिकली बिन कार्ड्स भी वही रहता है, ये ऑब्वियस सा बात है। तो बिन कार्ड क्या होता है, एक फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो हमारे इन्वेंट्री का मूवमेंट और कितना बैलेंस है उसको दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद जो की फीचर्स क्या होता है बिन कार्ड का, बिन कार्ड जो हम लोग यूज करते हैं उसका मेन फीचर्स क्या है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग सबसे पहला, कि हम लोग इन्वेंट्री का मूवमेंट यानी रिसिप्ट और इशू उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद अपडेटेड इन रियल टाइम, तो जैसे हम लोग के पास स्टॉक आता है हम लोग एंट्री कर देते हैं, और जैसे हम लोग के पास स्टॉक जाता है हम लोग उसका भी एंट्री कर देते हैं। तो हम लोग का रियल टाइम में अपडेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे अपडेटेड इमीडिएटली आफ्टर ईच इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन, तो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो हम लोग इमीडिएटली उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, शो शोज स्टॉक बैलेंसेस। तो अगर हम लोग जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल में बताया था कि कितना जितना रिसिप्ट हुआ उसमें से अगर इशू हम लोग दे देंगे तो हम लोग को बैलेंस पे पता चल जाएगा। तो इसी के बारे में बता रहा है कि शोज स्टॉक बैलेंस, तो डिस्प्लेज द करंट क्वांटिटी ऑफ आइटम्स अवेलेबल इन स्टॉक। तो ये हम लोग को ये भी बताता है कि हमारे स्टॉक में कितना बैलेंस है। और उसके बाद क्या है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है, प्रिवेंट्स ओवर स्टॉकिंग और शॉर्टेजेस। ओवर स्टॉकिंग मतलब जितना दरकार था उससे ज्यादा स्टॉक खरीद लिए, और शॉर्टेजेस मतलब जितना दरकार था उससे कम स्टॉक हमारे पास मौजूद है अभी। ठीक है, हेल्प्स मॉनिटर स्टॉक लेवल्स टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग और रनिंग आउट ऑफ मटेरियल्स। जैसे कि हम लोगों का गोडाउन का कैपेसिटी है सपोज करते हैं 50 यूनिट्स का, और अगर हम लोग 60 यूनिट्स ले आए तो ये हम लोग के लिए थोड़ा हजार्डस सिचुएशन है, क्योंकि जो 10 यूनिट्स है उसको हम लोग को कहाँ रखेंगे कहाँ नहीं रखेंगे, उसके लिए मेरे को एडिशनल खर्चा उठाना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर हम लोग का 50 यूनिट्स है और उसमें हम लोग जानबूझ के 10 यूनिट्स ही रख रहे हैं, तो हम लोगों का जो एडिशनल स्पेस जा रहा है उसके लिए तो लेकिन हम लोग को रेंट पे कर रहा है, तो क्या होगा, हम लोगों का कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और अगर कोई आके उसी टाइम पे बोलता है कि मेरे को 20 यूनिट्स का दरकार है, तो हम लोग को
हम लोग के पास तो 10 ही है अभी गोडाउन में, तो हम लोग उसको 20 नहीं दे पाएंगे। तो ओवर स्टॉकिंग से भी बचाता है और शॉर्टेज से भी बताता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब रीऑर्डर लेवल एक टॉपिक है इसमें। रीऑर्डर लेवल में हम लोग को पता चलेगा कि एट व्हाट लेवल ऑफ स्टॉक हम लोग को वापस से ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि हम लोग का ना ही ओवर स्टॉकिंग हो और ना ही शॉर्टेज ही पड़े ऑफ गुड्स एंड सप्लाईज। ठीक है, तो बिन कार्ड हम लोग समझ लिए और उसका जो मेन बेसिक फीचर है उसको भी समझ लिया। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछिए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोर्स लेजर। तो हम लोग बिन कार्ड पढ़ लिए, स्टोर लेजर क्या है, एक सिमिलर ही है, सिमिलर विद बिन कार्ड बट डिफरेंस भी है, तो एक बार समझते हैं क्या है। स्टोर्स लेजर इज अ डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड that tracks the financial value and quantity of materials or inventory held by an organization। तो बिन कार्ड में डिफरेंस क्या था, बिन कार्ड में हम लोगों को क्या बता रहा है, रिकॉर्ड टू ट्रैक द क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, और जो स्टोर्स लेजर है वो एक डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड है जिसमें बोथ फाइनेंशियल वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स बोथ आर प्रोवाइडेड। बिन कार्ड में मैं थोड़ा वहां पे कंफ्यूज हो गया था, मैं गलत बता दिया था, थोड़ा गलत भी नहीं बोला। जो मेन बात क्या है कि जो बिन कार्ड है उसमें ओनली क्वांटिटी के बारे में हम लोग को पता चलता है, इन एंड आउट, और जो स्टोर्स लेजर होता है उसमें अबाउट फाइनेंशियल वैल्यू प्लस क्वांटिटी दोनों के बारे में हम लोग को पता चलता है। तो स्टोर्स लेजर क्या है, एक डिटेल्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड है that tracks the financial value as well as quantity of materials or inventory held by an organization। कहाँ held करेगा, at respective godowns। it is maintained to monitor all stock related transaction। जैसे बिन कार्ड हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, स्टोर्स लेजर भी सबको रिकॉर्ड करता है, जैसे रिसिप्ट्स इशू और बैलेंस रिसिप्ट माइनस इश्यूज विथ अ फोकस ऑन मॉनेटरी वैल्यूएशन। और ये हम लोग को साथ में एक एडिशनली क्या प्रोवाइड करता है, मॉनेटरी वैल्यूएशन कराता है कि एट द एंड में जो हम लोग का बैलेंस बचा है, उस जो स्टॉक का बैलेंस है उसका फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, ये भी हम लोगों को स्टोर्स लेजर बताता है, और बिन कार्ड में ओनली क्वांटिटी बताता है। ओके, उसके बाद क्या है, की एस्पेक्ट्स और की फीचर्स ऑफ स्टोर लेजर क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट फीचर है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन records both quantity and cost value of materials, फिर helps in cost control, तो provides data for evaluating material cost and controlling inventory expenses। तो हम लोग को एक ब्रीफ डिटेल दे देगा कि कितना स्टॉक का रिक्वायरमेंट है, कितना का नहीं है, ओवर स्टॉकिंग से बचाएगा। तो ये हम लोगों को हेल्प करेगा ताकि हम लोग कॉस्ट को अच्छे तरह से कंट्रोल करें और ओवर स्टॉकिंग ना करें। उसके बाद सेपरेट फ्रॉम बिन कार्ड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिन कार्ड और स्टोर लेजर का जो मेजर डिफरेंस है उसको समझा रहा है। क्या, व्हाइल अ बिन कार्ड ट्रैक्स फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक, द स्टोर्स लेजर फोकसेस ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। बिन कार्ड में मटेरियल के बारे में, मटेरियल का मूवमेंट पे ज्यादा फोकस करता है, और जो स्टोर्स लेजर है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी ध्यान, मतलब मूवमेंट पे तो ध्यान देता ही है बट स्पेशली फोकस करता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर भी। और जो स्टोर लेजर उसमें डिटेल एंट्री है, क्योंकि इसमें हम लोग को यूनिट प्राइस, टोटल कॉस्ट, एडजस्टमेंट फॉर मटेरियल परचेज, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को पता रहता है। टोटल कॉस्ट तो पता रहता ही है, संग में यूनिट प्राइसेस भी एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन पता रहता है। तो बिन कार्ड से ये थोड़ा सुपीरियर है और हैंडी है। तो उसका जो मेजर डिफरेंसेस है उसको हम लोग समझते हैं बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर में। बिन कार्ड क्या करता है, ट्रैक्स द फिजिकल मूवमेंट और रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल वैल्यू, और स्टोर लेजर में क्या है, फाइनेंशियल वैल्यू एंड क्वांटिटी बोथ, दोनों को रिकॉर्ड करता है। लोकेशन, बिन कार्ड कहाँ रहता है, स्टोरेज एरिया में ही रहता है, ठीक है, लेकिन स्टोर्स लेजर कहाँ रहता है, मेंटेन्ड इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ओके, और इलेक्ट्रॉनिकली।
तो जो बिन कार्ड है वो एट ग्राउंड लेवल, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है या फिर जो गोडाउन में प्रेजेंट है वो लोग मेंटेन करते हैं। स्टोर लेजर है जो फॉर अकाउंटिंग पर्पस अकाउंट्स ऑफिस या अकाउंट डिपार्टमेंट में उसको मेंटेन करता है। बिन कार्ड फोकस करता है स्टॉक कंट्रोल के ऊपर, स्टोर लेजर करता है मॉनिटरी वैल्यूएशन के ऊपर एंड क्वांटिटी। बोथ वे वही पॉइंट है, बोथ वे बोथ कैलकुलेट करता है। उसके बाद डिटेल्स इंक्लूडेड, बिन कार्ड में क्या रहता है, डेट रहता है, रिसिप्ट क्वांटिटी रहता है, इशू क्वांटिटी रहता है, बैलेंस रहता है। लेकिन स्टोर्स लेजर में क्या है, स्टोर्स लेजर में यूनिट कॉस्ट भी रहता है, टोटल कॉस्ट भी रहता है, रिसिप्ट क्वांटिटी रहता है और इशू क्वांटिटी भी रहता है। ठीक है। टाइप ऑफ रिकॉर्ड, बिन कार्ड में फिजिकल रिकॉर्ड होता है, फिजिकली भी कर सकते हैं, मैनुअली या इलेक्ट्रॉनिकली। और जो स्टोर्स लेजर में तो अकाउंटिंग, यानी हम लोग डेटा दे देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस कैलकुलेट करके हम लोग को दे देगा कि कितना हम लोग का बैलेंस है। और इसमें हम लोग को फिजिकली करना पड़ता है, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली जैसा भी हो करना पड़ता है। और इसमें जो हम लोग का डेटा है वो अकाउंटिंग हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इजीली एक्सेस हो जाता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेज्ड बाय द स्टोर कीपर। तो बिन कार्ड है वो स्टोर कीपर, यानी जो भी हम लोग का गोडाउन को मैनेज कर रहा है उसका जिम्मेदारी है बिन कार्ड को मेंटेन करना। और जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कॉस्ट अकाउंटिंग टीम या अपना अकाउंट्स टीम है वो स्टोर्स लेजर को मेंटेन करता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हाथों में है। रिकंसिलिएशन, बिन कार्ड को कैसे रिकॉन्साइल करते हैं, स्टोर्स लेजर से मे बी कंपेयर्ड विद बिन कार्ड फॉर कंसिस्टेंसी। और मटेरियल को बिन कार्ड से, यानी इसको मटेरियल बिन कार्ड से हम लोग रिकंसाइल कर सकते हैं स्टोर्स लेजर को, और स्टोर्स लेजर को भी रिकंसाइल करते हैं बिन कार्ड को। तो बोथ वेज हम लोग को एक अच्छा मतलब वो इक्विवेलेंट रिपोर्ट मिल जाएगा कि हम लोग का दोनों ठीक से चल रहा है कि नहीं। और स्टॉक काउंटिंग से तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि अपना क्या अभी फाइनेंशियल पोजीशन है। तो ये था बेसिकली बिन कार्ड और स्टोर्स लेजर। तो हम लोग में जो है सिलेबस में वो है स्टोर्स लेजर अकाउंट। ठीक है, ये बिन कार्ड थोड़ा पुराना तरीका हो गया, बट बोथ साइमल्टेनियसली भी यूज होता है, बट हम लोग के सिलेबस में रहेगा स्टोर्स लेजर। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए, इन्वेंट्री को ट्रैकिंग करने के लिए, इन्वेंट्री कॉस्टिंग करने के लिए दो मेथड है बहुत फेमस है, जो एक है परपेचुअल और एक है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। ठीक है, तो परपेचुअल स्टॉक क्या बोलता है, इन्वेंट्री सिस्टम क्या बोलता है कि द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ टेकिंग इन्वेंट्री इन रियल टाइम। यानी जो भी हम लोग इन्वेंट्री को ट्रैक करेंगे रियल टाइम, रियल टाइम का क्या मतलब है, वेयर अपडेट्स टू स्टॉक लेवल आर मेड कंटिन्यूअसली। यानी अपडेट आते रहेगा, हम लोग उसको एंट्री करते रहेंगे, अपडेट आएगा एंट्री करेंगे, अपडेट आएगा एंट्री करेंगे। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन होगा उसका रियल टाइम पे एट द सेम टाइम एंट्री करेंगे। दिस सिस्टम ऑटोमेटिकली एडजस्ट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स फॉर सेल्स, परचेजेस एंड एनी अदर इन्वेंट्री एक्टिविटी, इंश्योरिंग दैट द इन्वेंट्री काउंट इज ऑलवेज अप टू डेट। यानी जो भी हम लोग का इन्वेंट्री का सिचुएशन है वो हमेशा अप टू डेट रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो इसका बेसिकली की फीचर्स भी वही सेम होगा। पहला क्या, रियल टाइम अपडेट्स, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको फटाफट हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद रेड्यूस्ड मैनुअल एफर्ट, मिनिमाइजेस द नीड फॉर फ्रीक्वेंट फिजिकल स्टॉक काउंट्स। अगर हम लोग डेली लेवल पे डेली हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो हम ना स्टॉक एट द रियल टाइम कर रहे हैं, तो क्या है कि स्टॉक काउंटिंग हम लोग को बार बार नहीं करना पड़े। अगर महीने में हम लोग एक बार रिकॉर्ड करेंगे तो हो सकता है गड़बड़ी हो, और जब गड़बड़ी होगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको मिलाना पड़ेगा कि हम लोग का अभी स्टॉक काउंट ठीक है कि नहीं। लेकिन अगर हम लोग रियल टाइम सब चीज को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते जाएंगे तो हम लोग को ज्यादा फिजिकल स्टॉक का बार बार काउंट करने का दरकार नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोग का मैनुअल एफर्ट को भी रिड्यूस करेगा। उसके बाद डिटेल्ड इन्वेंट्री ट्रैकिंग, हर
जितना भी हम लोग का मूवमेंट है, स्टॉक मूवमेंट एंड बैलेंसेस, उसको हम लोग हमेशा डिटेल में डेटा में प्रोवाइडेड रहेगा हम लोगों के पास। तो हम लोग को इन्वेंट्री ट्रैकिंग में भी बहुत सुविधा भी होगा, प्लस में जो ट्रैक होगा वो भी बहुत एकदम डिटेल्ड होगा। उसके बाद क्या यूजफुल फॉर हाई वॉल्यूम बिजनेस, तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम किसके लिए सुटेबल है? हाई वॉल्यूम बिजनेस है, जिसको मतलब लार्ज वॉल्यूम में जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे आइडियल फॉर बिजनेस विद फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शंस लाइक रिटेल स्टोर्स, जो डेली बिजनेस होता है और डेली बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होता है, उन लोगों के लिए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बहुत ही फायदेमंद है। तो मेरिट्स ऑफ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम मतलब क्या क्या इसका बेनिफिट्स है और क्या क्या मेरिट्स हम लोग को ये प्रोवाइड करता है। पहला वही रियल टाइम इन्वेंट्री टेकिंग, हम लोग इन्वेंट्री को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, जब हम लोग के पास अप टू डेट हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है बिफोर हैंड, तो हम लोग उसके आधार पर डिसीजंस को और अच्छे से ले पाएंगे। उसके बाद है मिनिमाइज स्टॉक आउट्स और ओवर स्टॉकिंग, तो हम लोग के पास पूरा डिटेल है कितना स्टॉक का भी क्या बैलेंस है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग ऑर्डर दे पाएंगे, तो हम लोग का स्टॉक आउट से भी हम लोग बच पाएंगे और ओवर स्टॉकिंग से भी बच पाएंगे। स्टॉक आउट्स मतलब हो गया शॉर्टेज, तो हम लोग का शॉर्टेज से भी बच पाएंगे और ओवर स्टॉकिंग से तो ऑब्वियसली ही बच पाएंगे। उसके बाद बेटर कॉस्ट कंट्रोल, हम लोग डेली जो भी रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग का कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो वो भी हम लोग के यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा, तो उससे हम लोग क्या करेगा कि बेटर हम लोग कॉस्ट कंट्रोल डिसीजंस को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इनहेंस्ड एफिशिएंसी, तो हम लोग को पीरियोडिक फिजिकल काउंट है उसको हम लोग कम कर सकते हैं अगर हम लोग डेली रिकॉर्ड रखेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग का टाइम भी सेव होगा, एफर्ट्स भी सेव होगा और हम लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे फिजिकल स्टॉक काउंट्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग का जो भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही डिटेल्ड है और डेली हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। तो इससे हम लोग का एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज होगा, वो भी इंक्रीज होगा। तो जो पॉइंट है आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, अगर कुछ भी डाउट हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हैं, वही जो मैंने समझाया वही उसमें डिटेल में थोड़ा बताया हुआ। तो मेरिट्स के बाद आता है डीमेरिट्स भी है। इसका क्या, शुरुआती में ये बहुत ही हाई कॉस्ट रहेगा इसका इनिशियली। कैसे? सेटिंग अप द सिस्टम रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड ट्रेनिंग। तो जैसे ही हम लोग परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को अपने यहाँ पे सिस्टम को एक सेकेंड, अपने बिजनेस में उसको सेट करेंगे या फिर उसको अपने बिजनेस के साथ में यूज करेंगे, तो इनिशियली उसका सॉफ्टवेयर हम लोग को समझने में टाइम लगेगा, हार्डवेयर कैसे उसको डील करना है और ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है, तो इनिशियली हम लोग का जो कॉस्ट होगा इसकी वजह से थोड़ा हाई जाएगा। जब समझ जाएंगे तब इजीली चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या, कॉम्प्लेक्स, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हर टाइम में हम लोग को रियल टाइम अपडेट उसमें पुट करना है, थोड़ा सा भी हम लोग देरी नहीं कर सकते। और स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये थोड़ा उतना कारगर नहीं है क्योंकि उसका ट्रांजेक्शन उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, उसके बाद डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, हम लोग जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है ये हम लोग खुद से तो भले ही कर रहे हैं लेकिन ये हेविली डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो भी अगर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस या कुछ फेलियर आता है या जो हम लोग का वहाँ पे स्टाफ है वो उतना नॉलेजेबल नहीं है, तो टेक्नोलॉजिकल एरर्स वहाँ होने का चांसेस है। उसके बाद हम लोग जो हमेशा डेटा को रियल टाइम में कर रहे हैं तो वो हम लोग का टाइम भी कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हर डेटा को हम लोग एट द रियल टाइम जैसे वो ट्रांजेक्शन घट रहा है वैसे ही हम लोग उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है। ठीक है, और उसके बाद पोटेंशियल एरर्स का तो हमेशा ही एक चांसेस है कि अगर कुछ भी इनकरेक्ट डेटा होता है और या फिर सिस्टम मेल फंक्शन, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आता है तो वो लीड करेगा इनएक्यूरेट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में, तो हम लोग का इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी गलत हो सकता है अगर हम लोग इनकरेक्ट डेटा या फिर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी होता है। तो ये बेसिक डिमेरिट्स है जो हर सिस्टम के साथ है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम इसका बहुत सारा फीचर मेरिट्स पे जो हम लोग ऊपर में डिस्कस कर दिए थे। तो ये था परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, जो जिसमें क्या बोलते हैं कि जितना भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग रियल टाइम में एट द टाइम जब वो ट्रांजेक्शन घटता है उसी टाइम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हम लोग का जो भी स्टॉक रहे वो डे टू डे टाइम टू टाइम ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड रहे। उसके बाद उसमें एक फीचर क्या है, कंटिन्यूअस स्टॉक
टेकिंग। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग क्या होता है? refers to the practice of regularly checking or verifying inventory records throughout the year rather than conducting a single physical stock count at the end of financial period। तो कोई भी स्टॉक कीपिंग हम लोग करते हैं तो एक कंपनी हो सकता है जो मंथली उसको करे, स्टॉक ले, ये हर मंथ हम लोग कुछ लेबर को देंगे और स्टॉक का काउंटिंग करेंगे कि अपना कितना स्टॉक है। या कोई कुछ क्या कर सकते हैं कि साल में एक बार एनुअली करें, और कोई होता क्वार्टरली करेंगे कि हाँ हर 4 महीने हर 3 महीने में हम लोग जाके कैलकुलेट करेंगे कि अपना कितना स्टॉक है। लेकिन कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग क्या बोलता है? रेगुलरली चेकिंग एंड वेरीफाइंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स थ्रू आउट द ईयर। मतलब हर साल में इसका कोई फिक्स लिमिट नहीं है कितना बार, 12 बार, 13 बार, कितना बार, जब भी रिक्वायर्ड रहेगा। और जो भी एक पर्टिकुलर टाइम यानी वीकली, हर 3 दिन पे 4 दिन पे हम लोग स्टॉक को वेरीफाई करेंगे, स्टॉक को गिनते रहेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड हम लोग के ऊपर में ज्यादा बर्डन नहीं रहे। दिस मेथड इन्वॉल्व्स काउंटिंग डिफरेंट आइटम्स एट various intervals to ensure accurate stock records are maintained consistently। यानी वेरियस इंटरवल्स पर डिफरेंट आइटम्स को हम लोग जाके स्टॉक टेकिंग मतलब उसका कैलकुलेशन लेते हैं, ताकि हम लोग का जो भी स्टॉक लेवल है और रिकॉर्ड है उसको हम लोग कंसिस्टेंटली फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम यूज कर सकें। ठीक है, ये है कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। तो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग का बेसिक क्या क्या फीचर्स है? रेगुलर मॉनिटरिंग, यानी हर एक टाइम स्पेन के बाद हम लोग उसको रेगुलरली मॉनिटर करके देखेंगे कि अपना स्टॉक में कितना क्या लेवल है, ये एक्यूरेट लेवल है, एक्यूरेसी इसमें ज्यादा है, क्योंकि कुछ भी हम लोग का दिक्कत होगा यानी डिस्क्रिपेंसीज होगा ये फिजिकल इन्वेंट्री या रिकॉर्डेड इन्वेंट्री के बीच में, तो हम लोग को पहले से ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको पहले तो काउंट भी कर रहे हैं और उसके बाद रिकॉर्डेड डेटा भी है, तो दोनों को हम लोग एक साथ रिकॉन्साइल कर लेंगे। उसके बाद क्या है? टाइम सेविंग, एलिमिनेट्स द नीड ऑफ अ कंप्लीट फिजिकल स्टॉक काउंट। अगर हम लोग डेली स्टॉक काउंट करेंगे और अगर साल में एक बार करेंगे तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस है। अगर एक पूरा स्टॉक को एक बार गिनने बैठेंगे तो हम लोग का ज्यादा टाइम लगेगा, और कुछ कुछ पार्ट में करके अलग अलग टाइप ऑफ मतलब जो भी स्टॉक है उसको अलग अलग टाइप पे गिनेंगे तो हम लोग का टाइम सेव होगा, रिड्यूसिंग इंटरप्शंस टू ऑपरेशन। और क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड थेफ्ट। कंटिन्यूस ट्रैकिंग मेक्स इट इजियर टू डिटेक्ट इरेगुलरिटीज टू प्रिवेंट इन्वेंट्री लॉस। अगर हम लोग रेगुलरली स्टॉक कीप करेंगे तो हम लोग का जो भी फ्रॉड होने का या फिर थेफ्ट होने का चांसेस है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये फीचर समझ लिए कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग का, और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम लोग ऊपर में पढ़ लिए। तो इन दोनों के बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फटाफट से। तो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या होता है? अपडेटेड इन रियल टाइम आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, यानी जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होगा हम लोग उसको बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। और कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में क्या होता है? अ प्रैक्टिस ऑफ रेगुलरली काउंटिंग एंड वेरीफाइंग स्टॉक थ्रू आउट द ईयर, यानी ये डिपेंडेंट नहीं है स्टॉक कोई भी ट्रांजेक्शन के ऊपर। जैसे परपेचुअल में जैसे ट्रांजेक्शन होगा वैसे ही हम लोग नोट करेंगे, लेकिन कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में ऐसा नहीं है। अगर ट्रांजेक्शन होगा तब तो करेंगे ही, इफ नहीं भी होगा तभी भी करेंगे। ठीक है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या है? टू मेंटेन एक्यूरेट एंड रियल टाइम इन्वेंटरी लेवल्स। तो इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन एक्यूरेट एंड रियल टाइम इन्वेंटरी लेवल्स ऑटोमेटिकली। और कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग क्या है? टू फिजिकली चेक एंड इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड्स। तो कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में हम लोग क्या करते हैं? फिजिकली चेक करते हैं एक एक स्टॉक को, ठीक है, काउंट करके, एंड इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ स्टॉक रिकॉर्ड, या हम लोग का स्टॉक रिकॉर्ड एक्यूरेट है कि नहीं हम लोग फिजिकल चेक करते हैं, उसमें से काउंट पे हम लोग डिराइव करते हैं और उसको हम लोग स्टॉक से रिकॉर्ड से देखते हैं कि दोनों के बीच में रिकंसिलिएशन है कि नहीं। और परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में क्या है? टू मेंटेन एक्यूरेट एंड रियल टाइम इन्वेंटरी लेवल। तो जो भी इन्वेंट्री का लेवल है और उसको हम लोग देखते हैं उसका एक्यूरेसी क्या है इन रियल टाइम हर ट्रांजैक्शन के साथ में। नेचर क्या होता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का? ये ऑटोमेटेड है एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफन इंटीग्रेटेड विद पीओएस सिस्टम। ठीक है, यानी जो भी एंट्री होगा हम लोग फटाफट देंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्डेड हो जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यूस स्टॉक कीपिंग है वो मैनुअल है, क्योंकि हम लोग को जा के
उसको काउंट करना पड़ेगा, और थोड़ा पार्शियली ऑटोमेटेड प्रोसेस भी है, लेकिन उसमें स्टाफ का रिक्वायरमेंट रहता ही रहता है। उसके बाद क्या परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी अपडेट्स ऑकर कंटिन्यूअसली इमीडिएटली आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, यानी अपडेट इसमें आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते रहता है। और कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग में क्या हो रहता है, स्टॉक इज काउंटेड पीरियोडिकली एट इंटरवल्स, जैसे डेली, वीकली, मंथली ऐसे करके काउंट करते हैं, रादर देन साल में एक बार करने से हम लोग पीरियोडिकली उसको साल में कई बार करते हैं। ठीक है, की फंक्शन क्या है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का, फोकसेस ऑन मेंटेनिंग अप टू डेट स्टॉक लेवल्स एंड फाइनेंशियल वैल्यूएशन। और कंटिन्यूस स्टॉकिंग टेकिंग का फंक्शन क्या है, फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिपेंसीज एंड इंश्योरिंग रिकॉर्ड एक्यूरेसी। तो दो वे है, एक है परपेचुअल, एक है कंटिन्यूअस, दोनों का हम लोग समझे और दोनों के बीच का डिफरेंसेस को हम लोग यहाँ पे पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। तो जो भी हम लोग अभी यहाँ पढ़ रहे हैं वो सब अपना प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस है उसमें सब क्वेश्चंस आ चुका है, तो उसी क्वेश्चंस को हम लोग लेके एक एक पॉइंट बनाए हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर वो रिपीट भी होता है तो हम लोग उसका आंसर दे पाए। तो जो भी आप लोग पढ़ रहे हैं एक एक टॉपिक 15, 16, 1, 2, 3, 4 ऐसे, वो सब एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसीलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग के सिलेबस और एग्जाम दोनों के तरीके से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी क्या है, इज अ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। तो जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी क्या है, एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है, वेयर मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स आर ऑर्डर्ड एंड रिसीव्ड ओनली एज दे आर नीडेड फॉर प्रोडक्शन और सेल्स। इसका मतलब है कि एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जो मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, कोई भी हम लोग का मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है प्रोडक्शन का, उसको एग्जैक्टली उसी टाइम पे मंगाएंगे जब मेरे को उसका दरकार पड़ेगा। जैसे कि हम लोग के घर में गेस्ट आते हैं, तो जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी लेके आते हैं या कुछ और कुछ लेके आते हैं, तो अगर हम लोग घर में फ्रिज नहीं है तो ऑब्वियसली अगर हम लोग पहले ला के रख देंगे कोल्ड ड्रिंक्स तो गर्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग को जो भी गेस्ट आए उन लोगों को कैसे देना है, एकदम ठंडा चिल्ड देना है। तो हम लोग कब मंगवाएंगे, जैसे ही गेस्ट अराइव होंगे वैसे ही हम लोग लेके आ जाएंगे। उसी को इन बिजनेस में बोलते हैं जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होगा, जब मेरे को प्रोडक्शन का दरकार पड़ेगा तभी हम अपना मटेरियल्स को मंगवाएंगे। तो ये क्या करता है, हम लोग का जो स्टॉक का होल्डिंग कॉस्ट है, यानी जो भी स्टॉक गोडाउन कॉस्ट या फिर हम लोग को स्टॉक को रखने के लिए कुछ हम लोग को खर्चा देना पड़ता है जिसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट, उसको मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, दिस अप्रोच एम्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी, रिड्यूस वेस्ट एंड अलाइन इन्वेंटरी लेवल्स क्लोजली विथ एक्चुअल डिमांड। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग को पता है कब प्रोडक्शन होगा, तभी हम लोग प्रोडक्ट क्वांटिटी मंगवाएंगे मटेरियल का, तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो एफिशिएंसी है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि हम लोग को पता है कब ऑर्डर देना कब ऑर्डर नहीं देना। उसके बाद वेस्ट रिड्यूस होगा, जैसे हम लोग का 10 यूनिट्स का दरकार है एट द मेन टाइम, तो हम लोग कितना ऑर्डर करेंगे, 10 यूनिट्स ही ऑर्डर करेंगे। तो इससे क्या होगा, हम लोग का जो वेस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और उसके बाद एक्चुअल डिमांड से अलाइन होके ही इन्वेंट्री लेवल को हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे 10 यूनिट का दरकार पड़ा तो 10 ही लेके आए, 11 या उससे ज्यादा नहीं लेके आए। तो ये है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम या स्ट्रेटेजी, जिसमें क्या होता है, जब प्रोडक्शन का दरकार पड़ता है उसी टाइम हम लोग मटेरियल्स को लेके आते हैं। उसके बाद इसका की फीचर्स क्या क्या है, पहला क्या है, मिनिमल इन्वेंट्री। मिनिमल इन्वेंट्री मतलब हम लोग का जो इन्वेंट्री लेवल रहेगा वो मिनिमम रहेगा, यानी reduces excess stock by keeping inventory levels low। मतलब जब दरकार पड़ेगा हम लोग तभी ऑर्डर दे रहे हैं, तो हम लोग का जो इन्वेंट्री लेवल है हमेशा मिनिमल रहेगा। डिमांड ड्रिवन, जब मार्केट में डिमांड होगा प्रोडक्ट का तभी हम लोग मटेरियल्स को लाएंगे। और कॉस्ट सेविंग, और हम लोग को जब दरकार पड़ेगा तब लाएंगे, तो उससे क्या होता है,
कि एनी टाइम जब हम लोग के पास काम नहीं रहेगा, जब प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हमारे पास स्टॉक पड़ा नहीं रहेगा, और स्टॉक पड़ा नहीं रहेगा यानी हम लोग खरीदे नहीं है अभी तक, अभी खरीदे नहीं है तो हम लोग का कॉस्ट भी वहां पे सेव हो जाएगा। लोअर स्टोरेज कॉस्ट, तो हम लोग को स्टोर करना नहीं पड़ रहा है तो हम लोग का स्टोरेज कॉस्ट भी कम हो रहा है। और इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस मतलब कि अपना स्टॉक पड़े 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 बर्बाद हो रहा है, तो उससे भी हम लोग बच जाएंगे, क्योंकि हम लोग स्टॉक तभी ला रहे हैं जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अपने पास स्टॉक बचा नहीं है अभी, तो अभी है नहीं स्टॉक में, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट भी नहीं लगेगा, और वो अपने पास है नहीं तो खराब भी नहीं होगा। तो ये सब हम लोगों को हेल्प करता है, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यूजिंग जीआईटी विल ऑर्डर पार्ट्स ओनली व्हेन असेंबली शेड्यूल। जैसे एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, ऑटोमोबाइल मतलब जैसे सपोज करते हैं कार मैन्युफैक्चरर है, तो वो अगर जीआईटी जस्ट इन टाइम स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, तो जब उसका कोई भी कार का पार्ट्स का असेंबली होगा तभी वो पार्ट्स को मंगवाएगा, वो पार्ट्स को ला के अपने गोडाउन में नहीं रखेगा। अब वो देखेगा कि ये दो कार्स है, दोनों कार्स का हमको अभी असेंबली करवाना है, उससे पहले ही वो ऑर्डर देके मंगवाएगा कार के पार्ट्स को, ठीक है। इंश्योरिंग दैट कंपोनेंट्स आर डिलीवर्ड एग्जैक्टली व्हेन नीडेड फॉर प्रोडक्शन, यानी एग्जैक्टली जब हमको प्रोडक्शन का दरकार है उससे पहले ही हम लोग को प्रोडक्ट्स मिल जाए। तो ये था जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट या जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एबीसी एनालिसिस इन्वेंटरी। तो एबीसी एनालिसिस क्या है, ये भी एक मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है या टेक्निक है, जिसमें क्या होता है, used to prioritize items based on their importance in terms of value and usage frequency। क्या बोले आप? तो जो एबीसी एबीसी एनालिसिस मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें क्या हम लोग को बताता है कि जो भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए आइटम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू यानी मॉनेटरी वैल्यू से, जो आइटम्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ज्यादा कॉस्टली है, हाई वैल्यू आइटम है, उसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे एंड उसको ज्यादा अच्छे से मतलब स्टॉक कीपिंग भी करेंगे, उसका अकाउंटिंग भी करेंगे। और जो थोड़ा हम लोग के लिए कम इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्शन में थोड़ा कम दाम का आइटम्स है, उसको भी हम लोग स्टॉक कीपिंग करेंगे, बट उतना ध्यान से नहीं करेंगे। यानी जितना इंपॉर्टेंस है और जितना यूजेज है उसके बेसिस पे इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और उस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जो भी कैटेगरीज है उसको हम लोग फिर डिफरेंटली हैंडल करते हैं, डिफरेंटली स्टॉक टेक करते हैं, उसका स्टॉक टेकिंग करते हैं। इट हेल्प्स बिजनेसेस एलोकेट रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। हम लोग रिसोर्सेज को डिवाइड कर दे रहे हैं तो हर एक रिसोर्सेज को हम लोग को अच्छे से इफेक्टिवली उसको एलोकेट कर पाएंगे बाय कैरेक्टराइजिंग इन्वेंट्री लेवल्स। तो बेसिकली जो भी एबीसी क्या करता है, जो भी तो ए बी सी, ठीक है। एबीसी कॉस्टिंग तो वो अलग है, आगे होगा वो, लेकिन इसमें ए बी और सी में हम लोग तीन इन्वेंट्री को पार्ट में बांट दे रहे हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें देखिए क्या बता रहा है कि कैटेगरी ए में हम लोग कौन से आइटम्स को रखेंगे जिसका वैल्यू क्या हो, हाई हो, विथ लो यूजेस वॉल्यूम, लेकिन लगता हम लोगों को कम हो। दिस रिक्वायर्ड टाइट कंट्रोल एंड एक्यूरेट फोरकास्टिंग। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को टाइट कंट्रोल का दरकार है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये क्योंकि हाई वैल्यू है तो इसमें अगर कुछ भी हम लोग को दिक्कत होगा तो हम लोग का लॉस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और इसमें कैटेगरी में क्या रहता है, जिसका प्राइस ज्यादा हो, यूजेज कम हो, उसको हम लोग रहे हैं कैटेगरी ए में। जैसे एक्सपेंसिव मटेरियल मशीनरी पार्ट्स, तो जैसे मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए कुछ पार्ट्स का दरकार है, लेकिन रेगुलरली तो पार्ट्स नहीं लगता है, जब पुराना खराब हो जाता है तब नया पार्ट लगता है, लेकिन स्टिल हम लोग को उसको मंगा के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अचानक से बंद होगा फिर अगर हम लोग लेने जाएंगे तब उसमें टाइम स्पेंड बहुत हमारा जाएगा, तो अपना टाइम कंज्यूम होगा और कॉस्ट भी कंज्यूम होगा। इसीलिए ये मशीनरी पार्ट्स कैटेगरी ए में है, तो उसका क्या प्राइस ज्यादा है लेकिन यूजेस कम है।
कैटेगरी बी में क्या रखेंगे, मॉडरेट वैल्यू आइटम्स विथ मीडियम यूजेस, मतलब उसका प्राइस भी ना ज्यादा है ना कम है, और उसका जो यूजेस भी है वो भी ना ज्यादा कम है, मतलब मोटा मोटी रेगुलरली ही लगता है। ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स जो भी हम लोग को प्रोडक्शन के लिए दरकार पड़ता है, तो उसका वॉल्यूम भी कम रहता है और यूजेस भी मॉडरेट रहता है। तो दिस नीड पीरियोडिक मॉनिटरिंग, तो इसको हम लोग को पीरियोडिक मतलब हर आफ्टर रेगुलर इंटरवल टाइम इसको हम लोग को मॉनिटर करना पड़ेगा। और कैटेगरी सी में क्या रखना है, लो वैल्यू आइटम्स विथ हाई यूजेस, यानी इसका क्या है, प्राइस कम रहेगा लेकिन यूजेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ये ए का अपोजिट, सॉरी, ये इसका अपोजिट है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे स्क्रूज एंड बोल्ट्स, तो कंपनी में जो भी मशीनरी है उसको रन करने के लिए स्क्रूज एंड बोल्ट्स चाहिए, और या फिर कुछ भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्क्रूज एंड बोल्ट्स चाहिए। जैसे कार्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें तो स्क्रूज बोल्ट्स ये सब का बहुत दरकार पड़ता ही है। तो क्या ये आइटम्स का ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, लेकिन हम लोग को हाई वॉल्यूम में लगता है। तो दीज आर बल्क आइटम्स रिक्वायरिंग मिनिमल ओवरसाइट, मतलब ये ज्यादा कॉस्टली है नहीं, तो इस पे हम लोग को इतना ज्यादा ध्यान देने का दरकार नहीं है। मोटा मोटी इसका स्टॉक कीपिंग करके हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन इस सब का मेन फीचर क्या है, ये लो वैल्यू होते हैं, और लेकिन इनका यूजेस का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत हाई होता है। तो एबीसी क्या करता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो रॉ मटेरियल्स हम लोग मंगवाते हैं उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, ताकि उसका स्टॉक कीपिंग हम लोग एफिशिएंटली कर पाए। बेसिकली 3 पार्ट में करता है, ए बी सी। ए में हाई वैल्यू आइटम्स रहता है जिसका यूजेस वॉल्यूम कम रहता है, बी में मॉडरेट वैल्यू आइटम्स रहता है जिसका यूज भी मीडियम रहता है, और कैटेगरी सी में लो वैल्यू आइटम्स रहता है लेकिन उसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और दिस इसी प्रोसेस मेथड का और क्या नाम है, Pareto principle of inventory, as it typically assumes that 20% of items category A account for 80% of total value। तो ये एक अरिथमेटिकल डेटा है कि जो टोटल वैल्यू है हम लोग का उसका 80% हम लोग का जो कैटेगरी ए का जो हम लोग का जो भी वॉल्यूम हम लोग आइटम्स को परचेज कर रहे हैं उसका 20% इक्वल होता है टोटल वैल्यू का 80% का। ठीक है, कोई डाउट, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते फिर। अब इसके बाद जो टॉपिक्स है ये सब जो अभी तक हम लोग पढ़े वो प्योरली थ्योरी है। ठीक है, तो वो एग्जाम में अगर आपको पूछेगा तो आपको आंसर देना पड़ेगा, और इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका हम लोग को सम्स भी आएगा। ठीक है, तो ये आगे वाला समझना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम लोग इसके बाद अभी पढ़ने वाले हैं वो अगर उसका हम लोग थ्योरी समझ पाएंगे तभी हम लोग प्रैक्टिकली उसको सम्स भी बना पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब तक जो भी पढ़े हम लोग, अब तक जो भी पढ़े हम लोग वो सिर्फ थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट था। अब जो पढ़ रहे हो वो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसका हम लोग थ्योरी अच्छे से समझ पाएंगे तो प्रैक्टिकल सम्स बनाने में हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बोलता है? इसको पहले डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। इसको हम लोग वर्ड टू वर्ड सेग्रीगेट करते हैं। इकोनॉमिक मतलब एक ऐसा सिचुएशन जो कि हम लोग का कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और हम लोग के लिए मोस्ट बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल को बोलते हैं इकोनॉमिक। ऑर्डर मतलब हम लोग को ऑर्डर देना है, क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटी ऑर्डर देना है। तो एक ऐसा क्वांटिटी का लेवल हो जिसको हम लोग ऑर्डर करके हम लोग को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, यानी एक क्वांटिटी
जिसका हम लोग ऑर्डर देंगे, जिससे हम लोग का कॉस्टिंग, ओवरऑल टोटल कॉस्टिंग कम होगा, उसी लेवल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? इज अ की इन्वेंटरी मैनेजमेंट फॉर्मूला यूज्ड टू डिटरमाइन द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइजेस टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी हम लोगों को प्रोवाइड करता है, अगर उतना ही क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर करेंगे तो हम लोग का जो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट होगा वो मिनिमल होगा, उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इन्वेंटरी कॉस्ट में कौन कौन सा कॉस्ट इंक्लूड रहता है? पहला होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी जो भी कॉस्ट, जो भी मटेरियल हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं उसको मंगवाने के लिए हम लोगों को कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा, ऑर्डर देंगे तभी हम लोग के पास आएगा। तो उस ऑर्डर देने के लिए जो भी कॉस्ट हम लोगों को लगेगा, यानी ऑर्डर जिस दिन दिए हैं उस दिन से लेके अपने पास स्टॉक आएगा तब तक का जो भी खर्चा है उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एसोसिएटेड विद प्लेसिंग ऑर्डर्स, जो भी हम लोग प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं उसमें कॉस्ट आएगा उसको। एंड उसका सेकंड पार्ट क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट। एक बार जब अपने पास स्टॉक आ गया तो उस स्टॉक को हम लोग अपने गोडाउन में रखना पड़ रहा है, तो जो गोडाउन में हम लोग रख रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए जो भी हम लोग को खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं होल्डिंग कॉस्ट। तो बेसिकली जो टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट होता है इसमें दो पार्ट है, एक होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होता है होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, ईओक्यू क्या करता है? द गोल ऑफ ईओक्यू इज टू अचीव द ऑप्टिमल बैलेंस बिटवीन दिस कॉस्ट। तो ये क्या करता है ईओक्यू? जो दोनों कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, दोनों के बीच में एक एक क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल बैलेंस ला देता है, ताकि हम लोगों का ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमल रहे और होल्डिंग कॉस्ट भी मिनिमल रहे। अंडरस्टूड? अब ईओक्यू जो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। तो आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी जो देता है उसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, जो कि है ये फॉर्मूला। ठीक है, जब आप लोग ये वाला पढ़िए समझिए। ठीक है, आपको क्या डाउट है बोलिए। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या यहाँ पे बता रहे हैं? √2 ds/h। तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो डी मतलब क्या है? एनुअल डिमांड। एस मतलब है, हाँ, एस है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और एच है होल्डिंग कॉस्ट। तो एस हम लोग ऊपर में डिस्कस किए, एच भी ऊपर में डिस्कस किए। एस था अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट और एच था अपना होल्डिंग कॉस्ट। डी क्या है? एनुअल डिमांड, यानी हम लोग को एक साल में कितना यूनिट्स का डिमांड है, यानी अगर हम लोग एक साल में कुछ क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, उस क्वांटिटी को फुलफिल करने के लिए हम लोग को एक साल में कितना क्वांटिटी लगता है, वही है अपना एनुअल डिमांड। एस हम लोग बताया ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और एच था अपना होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये अपना फॉर्मूला था ईओक्यू का, जो था 2ds/h। तो जो भी हम लोग का डेटा रहेगा इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो जो भी हम लोग का यहाँ पे एक फिगर आंसर आएगा वो आएगा क्वांटिटी में। तो वही क्वांटिटी अगर हम लोग एट इंटरवल ऑफ टाइम, वो भी आएगा आगे में कब रीऑर्डर देना है, उसको अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो अपना जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था वो भी मिनिमम आएगा और होल्डिंग कॉस्ट पर ऑर्डर था वो भी मिनिमम आएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्या है? ईओक्यू हेल्प्स बिजनेस स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन टू मेनी ऑर्डर्स leading to higher ordering cost and too much stock leading to higher holding costs.
हम बताया ना आपको, ऑर्डरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट वही है, एस और एच मतलब वही है, ठीक है। ठीक, इट्स स्पेशली यूजफुल फॉर कंपनीज मैनेजिंग लार्ज इन्वेंट्री, यानी जो भी लार्ज इन्वेंट्रीज में डील करते हैं उन लोग के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हो गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम लोग को एक ऐसा क्वांटिटी के बारे में बताता है जिसको ऑर्डर करने से हम लोग का जो कॉस्ट है वो आएगा मिनिमम, ठीक है। होगा। तो प्रैक्टिकल कब करेंगे? नेक्स्ट क्लास। आज थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा सर? कोशिश तो यही है। कितना पढ़ाते हैं सर आप? कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं, सब समझ में आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है रीऑर्डर स्टॉक लेवल। ओके, रीऑर्डर स्टॉक लेवल क्या है? एक इन्वेंट्री थ्रेशोल्ड है, यानी एक लिमिट है at which business needs to replenish stock to ensure smooth operations। जैसे सपोज करते हैं कि हम लोग स्टॉक यहाँ पे मेंटेन किए, ठीक है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जो स्टॉक रीऑर्डर स्टॉक लेवल है, ये एक थ्रेशोल्ड है, एक लिमिट है, सपोज करते 30, यानी स्टॉक कम होते होते जैसे इस पॉइंट 30 पे आएगा हम लोगों को ऑर्डर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर नहीं देंगे तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है, हम लोगों का जो स्टॉक है वो कम पड़ सकता है, शॉर्टेज पड़ सकता है। तो वही एक थ्रेशोल्ड, जैसे हम लोग का यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या है, 30 यूनिट्स। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल एक इन्वेंट्री थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करता है कि जब भी स्टॉक घट के अगर उस थ्रेशोल्ड लेवल पे आएगा तभी हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर हम लोग का जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कुछ भी डिस्टर्बेंसेस ना आए, ठीक है, और हम लोग का जो भी बिजनेस है वो स्मूथली ऑपरेट कर सके। When the inventory level reaches this point, it signals that it's time to place new order। तो वही मैंने जो बताया कि जैसे ही इस लेवल पर पहुंच गया, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट पे आ गया, तभी हम लोगों को क्या करना होगा, न्यू ऑर्डर को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, स्टॉक रीऑर्डर लेवल को कैलकुलेट करने के लिए भी फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन उसको हम लोग एज डिमांड रहेगा जैसे सम्स का, उस हिसाब से हम लोग उसको यूटिलाइज करेंगे। तो दो ही टाइप का है, एक ये है और एक ऊपर का ये है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, पहला फॉर्मूला बोलता है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड में मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम मतलब क्या होता है कि जब जिस दिन हम लोग ऑर्डर को प्लेस किए, ठीक है, और जिस दिन हम लोग के पास ऑर्डर रिसीव हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोलते हैं लीड टाइम। सपोज करते हैं हम, आज है 31 तारीख, 31/3, आज ऑर्डर प्लेस किए और मेरे पास ऑर्डर आया एक हफ्ते बाद, यानी 7 दिन बाद, 7th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। तो 7 दिन बाद ऑर्डर प्लेस किए थे 31st को, और ऑर्डर आया मेरे पास, रिसीव हम किए अपने घर पे 7 अप्रैल को। तो मेरे को टोटल टाइम कितना लगा ऑर्डर प्लेस से ऑर्डर रिसीव करने में, 7 डेज यानी 1 वीक। तो ये जो 1 वीक आया यही है मेरा लीड टाइम, ठीक है। लेकिन जो लीड टाइम है जो हम लोग को सम्स में भी दिया रहेगा वो कुछ ऐसा दिया रहेगा 2 4 6 8। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑर्डर प्लेस कर, ये वीक्स में दिया रहेगा ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो भी ऑर्डर देंगे वो 2 से 4 हफ्ते के बीच में आ जाएगा, या 6 से 8 हफ्ते के बीच में आएगा। यानी मिनिमम 2 हफ्ता तो लगेगा ही और मैक्सिमम 4 हफ्ता लगेगा, यानी 2 हफ्ता तो आएगा नहीं, एकदम श्योर है, और आएगा 2 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में, और नहीं तो मैक्स टू मैक्स चौथा हफ्ता में तो हम लोग को मिल ही जाएगा। तो जो हम लोग का मिनिमम लीड टाइम है वो है 2 हफ्ता, और जो मैक्सिमम लीड टाइम है वो है 4 हफ्ता। तो इस फॉर्मूला में हम लोग क्या यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमम लीड टाइम, जो कि यहाँ पे है 4 हफ्ता या फिर 8 हफ्ता, ठीक है। और मैक्सिमम कंजम्पशन क्या है,
कि एक भी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को कुछ रॉ मटेरियल्स लगता है जिसको हम लोग यूटिलाइज करके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो वो कंजम्पशन करने के लिए एक मिनिमम लेवल भी है कि मिनिमम इतना में हो ही जाएगा, और एक मैक्सिमम लेवल भी है कि कितना मैक्स टू मैक्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे फॉर्मूला में मैक्सिमम लेवल। ठीक है, कि इतना तो मेरे को मैक्स टू मैक्स इतना लगेगा। इससे क्या होगा कि हम लोग को जो स्टॉक लेंगे वो रीऑर्डर लेवल के लिए जो स्टॉक लेंगे वो एकदम एक्यूरेट रहेगा, एक्यूरेट के साथ साथ एफिशिएंट डेटा भी हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम लीड टाइम नहीं रहेगा, तब कैसे करेंगे? मिनिमम स्टॉक लेवल और एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। एवरेज कंजम्पशन कैसे आएगा? मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस माइनस प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज रीऑर्डर पीरियड क्या आएगा? मैक्सिमम लीड टाइम प्लस मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये जो मिनिमम स्टॉक लेवल है उसी को बोलते हैं हम लोग सेफ्टी स्टॉक, यानी इतना स्टॉक हम लोग के पास रहना ही चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और जो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड करते हैं उसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उससे जो डिराइव होगा उसको बोलते हैं एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। यानी जो लीड टाइम है, जो बीच का टाइम है, यानी तीसरा हफ्ता जो है, 2 हफ्ता 4 हफ्ता, तो 2 हफ्ता और 4 हफ्ता के बीच में एक तीसरा हफ्ता है, तो तीसरा हफ्ता में जितना अपना कंजम्पशन होगा उसको बोलते हैं एवरेज लीड टाइम कंजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग सम्स बनाएंगे तो एक बार वापस से तो थोड़ा सा रिकैप हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम बताएं मैक्सिमम यूजेस क्या है कि मैक्सिमम रेट ऑफ कंजम्पशन इन अ प्रोवाइडेड एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी को रन करने के लिए कितना हम लोग को मैक्स टू मैक्स कितना कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और लीड टाइम क्या है? द मैक्सिमम टाइम टू गेट ऑर्डर फ्रॉम सप्लायर, यानी जिस दिन हम लोग ऑर्डर दिए और जिस दिन हम लोग को रिसीव हुआ उसके बीच का जो टाइम गैप है उसी को बोलते हैं रीऑर्डर पीरियड और लीड टाइम। ठीक है, तो ये हम लोग को पढ़े रीऑर्डर स्टॉक लेवल का, यानी किस लेवल पे हम लोगों को स्टॉक का ऑर्डर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या है? रीऑर्डर स्टॉक क्वांटिटी। रीऑर्डर स्टॉक क्वांटिटी हम लोग ऊपर ही में पढ़े इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे कि जो रीऑर्डर लेवल था, ये पढ़े ना हम लोग, ये वाला रीऑर्डर स्टॉक लेवल। तो रीऑर्डर स्टॉक लेवल हम लोग को क्या बता रहा है कि एट विच पॉइंट हम लोग को ऑर्डर देना है, लेकिन कितना देना है वो नहीं बता रहा। तो कितना देना है वो कौन बताएगा? ये बताएगा रीऑर्डर स्टॉक क्वांटिटी। यानी रीऑर्डर स्टॉक लेवल पे हम लोग को ऑर्डर देना है, लेकिन कितना देना है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री अ बिजनेस शुड ऑर्डर ईच टाइम टू रिप्लेनिश स्टॉक, यानी हर बार जो हम लोगों का ऑर्डर देना है, क्योंकि हम लोगों का स्टॉक को बार बार हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, स्टॉक कम होगा तो हम लोग का प्रोडक्शन में हैम्पर होगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो हर बार हम लोग को ऑर्डर देना पड़ेगा। लेकिन हर बार देंगे वो कैसे निकलेगा? रीऑर्डर स्टॉक लेवल से, और कितना ऑर्डर देंगे वो हम लोग को बताएगा रीऑर्डर स्टॉक क्वांटिटी। इट्स ऑफन लिंक टू कॉन्सेप्ट्स लाइक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये सिमिलर टू है कि किससे सिमिलर है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो हम लोग को क्या बताता है? विच मिनिमाइजेस ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट, जो हम लोग को डिक्रीज एकदम मिनिमाइज कर देता है ताकि अपना प्रॉफिट मेंटेन रहे, और एक इकोनॉमिक क्वांटिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स बिजनेसेस कीप अ स्टेडी फ्लो ऑफ इन्वेंट्री व्हाइल अवॉइडिंग एक्सेस स्टॉक और स्टॉक आउट, यानी शॉर्टेज और एक्सेस स्टॉक दोनों से हम लोग को बचाता है रीऑर्डर स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सिमिलर है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। ठीक है, तो हम लोग समझ लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर स्टॉक लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी। अब जो जो हम लोग फॉर्मूला में यूज किए थे, जैसे मैक्सिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लेवल, स्टॉक लेवल, वो सब हम धीरे धीरे एक एक इसका कंपोनेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? अभी थोड़ा टाइम लगेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है? रिप्रेजेंट द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री
अ बिजनेस शुड होल्ड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई भी हम लोग स्टॉक लेवल है या कुछ भी स्टॉक हम लोग होल्ड कर रहे हैं तो उसका हाईएस्ट क्वांटिटी कितना होल्ड करेंगे उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इट्स अ की इन्वेंट्री कंट्रोल मेट्रिक टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग, यानी ये मैक्सिमम लेवल है, यानी अगर सपोज करते हैं हम लोग का मैक्सिमम स्टॉक लेवल है 100 यूनिट्स, तो ये अपना मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज्यादा हम लोग एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होल्ड कर सकते। इफ हम लोग 101 यूनिट्स भी लिए तो वो अपना हो जाएगा ओवर स्टॉकिंग, वो अपने लिए हेल्पफुल नहीं है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है? एक हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री दैट अ बिजनेस एट होल्ड एट एनी गिवन टाइम, उससे ज्यादा हम लोग होल्ड नहीं कर सकते। और अगर ओवर स्टॉकिंग होगा तो क्या होगा कि शॉर्टेज स्टोरेज का और वेस्टेज हम लोग का बढ़ जाएगा। तो ये था अपना मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम लीड टाइम। फॉर्मूला बाद में हम लोग डिराइव करेंगे जब जिस टाइम पे पढ़ेगा। तो रीऑर्डर लेवल क्या बता रहा है हम लोग को यहाँ पे कि रीऑर्डर स्टॉक लेवल जैसे हम लोग पढ़े थे यहाँ पे आरएसएल क्या बता रहा है? इज अ पॉइंट एट विच यू प्लेस एन ऑर्डर, यानी एक थ्रेशोल्ड बता दिया जब हम लोग को ऑर्डर करना है। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना ऑर्डर करना है। मिनिमम यूजेज मतलब लीस्ट अमाउंट जितना हम लोग को रिक्वायर्ड पड़ता ही है पर डे या फिर पर जॉब या पर ये वीक, ऐसे करके जरूरी नहीं है कि पर डे ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को मिनिमम यूजेस यानी कितना स्टॉक हम लोग को लगता ही लगता है, और मिनिमम लीड टाइम मतलब कि जो शॉर्टेस्ट टाइम इट टेक्स टू रिसीव न्यू स्टॉक आफ्टर एन ऑर्डर इज प्लेस्ड। तो जो भी हम लोग ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हम लोग को जो मिनिमम टाइम लगता है हम लोग को रिसीव होने के लिए उसको, तो जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फॉर्मूला है ये इन्हीं 4 चीजों को लेके है और इसी से लेके हम लोग करेंगे। तो ये जो भी हम लोग करें इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला में, तो ये हम लोग को भी जो भी आंसर आएगा वो भी क्वांटिटी में आएगा। और वो क्वांटिटी क्या है कि हम लोग का एक सपोज करते हैं एक्स क्वांटिटी, तो जो एक्स क्वांटिटी है वो अपना मैक्सिमम स्टॉक लेवल है जो हम लोग होल्ड कर सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अंडरस्टूड? ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम स्टॉक लेवल है वैसे ही मिनिमम स्टॉक लेवल भी है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है? इसका ठीक अपोजिट क्या है? रिप्रेजेंट द लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री यू कैन हैव विदाउट रिस्किंग स्टॉक आउट, ठीक है। इंश्योरिंग दैट प्रोडक्शन ऑफ सेल्स आर नॉट डिस्टर्ब, यानी हम लोग को प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग का स्मूथली रन हो सके उसको इंश्योर करने के लिए जितना हम लोग को मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है उसी को बोलते हैं मिनिमम स्टॉक लेवल। इसके नीचे हम लोग जा ही नहीं सकते, ठीक है। मिनिमम स्टॉक लेवल के नीचे जा ही नहीं सकते, यही अपना सेफ्टी स्टॉक का लेवल है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम लोग को बचाता है, किस चीज से बताता है? हम लोग यहाँ पे भी पढ़े थे, ओवर स्टॉकिंग से बचाता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, सॉरी, और मिनिमम स्टॉक लेवल हम लोगों को स्टॉक आउट से बचाता है। हम लोग को शॉर्टेज ना पड़े इसके बचाने के लिए मिनिमम स्टॉक लेवल है, और ओवर स्टॉकिंग नहीं हो जाए उसके लिए बचाने के लिए हम लोगों के लिए है मिनिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इनटू एवरेज लीड टाइम। एवरेज में तो जैसे बताया था ना, मैक्स प्लस मिन डिवाइडेड बाय 2, और एवरेज कंजम्पशन भी क्या था? मैक्स कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल हम लोग ऊपर में डिस्कस किए कि एट द लेवल हम लोग को ऑर्डर जिस टाइम पे हम लोग को करना ही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इतना डेटा डिवाइडेड है तो दूसरे तरफ से कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? एवरेज कंजम्पशन यहाँ पे है, लीड टाइम, ठीक है, वही एवरेज लीड टाइम, और प्लस सेफ्टी स्टॉक। एक सेफ्टी स्टॉक का हम लोग का लेवल रहता है उसको ऐड कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। यानी मिनिमम स्टॉक लेवल के भी बाद एक और स्टॉक लेवल होता है जिसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक लेवल, ठीक है।
बोलो वो तो मैंडेटरी है, वो जो सेफ्टी स्टॉक का लेवल है क्या है, वे सेफ्टी स्टॉक इज एक्स्ट्रा इन्वेंट्री केप्ट टू मैनेज अनएक्सपेक्टेड डिमांड और डीलेस। यानी हम लोग इसको एक्स्ट्रा में रख रहे हैं ताकि अनएक्सपेक्टेड डिमांड या डिमांड आ जाए अचानक से मार्केट में, उसको कोप अप करने के लिए, और डीले में यानी ऑर्डरिंग में जो हम लोग का मैक्सिमम लीड टाइम था उसके बाद भी नहीं आ रहा है, तो उसको यूज करने के लिए यूज कर पाए उसके लिए रखते हैं हम लोग सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, तो बेसिकली वही तीन ही लेवल था, एक था मैक्स, एक से मिनिमम, और उससे भी नीचे फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। यही तीन था। ठीक है, तो ये हम लोग अभी समझ लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल। अब मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम समझ लिए तो एवरेज एकदम इजी हो गया। एवरेज क्या है, मैक्सिमम प्लस मिनिमम बाय 2, ये अपना हो गया एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, और इफ बाय चांस हम लोगों के पास कोई एक डेटा है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल हम लोग को मालूम नहीं है, मिनिमम स्टॉक लेवल हम लोग को पता है, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल बाय हाफ ऑफ रीऑर्डर क्वांटिटी, यानी मिनिमम स्टॉक लेवल को रीऑर्डर क्वांटिटी से रीऑर्डर क्वांटिटी का जो हाफ होगा उसमें ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एवरेज स्टॉक लेवल। जब सम्स करेंगे तो और क्लियर होगा कि कैसे मिल रहा है। ठीक है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या है, लोएस्ट एक्सेप्टेबल इन्वेंट्री, और क्या है मैक्सिमम क्या है, द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ स्टॉक दैट बिजनेस कोड होल्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेफ्टी स्टॉक। तो हम लोग पढ़े थे ना, मिनिमम एक होता है मैक्सिमम, और जो मिनिमम के भी नीचे एक हम लोग रखते हैं फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, उसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक क्या है, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री। ठीक है, अ बिजनेस कीप्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज सच एज सडन इंक्रीज इन डिमांड और डिलेज इन सप्लाई। ऊपर हम लोग इसको डिस्कस कर दिए। इट एक्ट्स एज अ बफर टू इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस एंड अवॉइड स्टॉक आउट्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग का एक्स्ट्रा में इन्वेंट्री रखे हैं तो ये हम लोग को हेल्प कर सकता है एट द टाइम जब हम लोग को स्टॉक आउट हो या फिर स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए ये हेल्पफुल है। तो इसके क्या फॉर्मूला है सेफ्टी स्टॉक का, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, यानी हम लोग जो भी कंजम्पशन पैटर्न ले रहे हैं उसको मैक्सिमम ले रहे हैं, और जो कंजम्पशन के बाद जो इसमें से अगर हम लोग एवरेज माइनस कर दे रहे हैं तो हम लोग को एक मिनिमम स्टैंडर्ड मिलेगा। मैक्सिमम में से एवरेज हम लोग माइनस करें तो हम लोग क्या मिला, एक मिनिमम स्टैंडर्ड मिला, वही मिनिमम स्टैंडर्ड है अपना सेफ्टी स्टॉक। ये भी जो भी इसका हम लोग का आंसर आएगा वो भी क्वांटिटीज में आएगा। ओके, तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, और इसको और क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन इन लीड टाइम माइनस एवरेज कंजम्पशन ड्यूरिंग लीड टाइम। ठीक है, ये अपना ऐसे करेंगे तो आ जाएगा सेफ्टी स्टॉक। और ऊपर में हम लोग सब डिस्कस कर ही दिए थे कि मैक्सिमम डेली यूजेस क्या है, मैक्सिमम लीड टाइम क्या है, एवरेज क्या है और एवरेज क्या है। ठीक है, कोई भी पॉइंट में डाउट चारों में से नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या है, डेंजर लेवल इज अ इन्वेंटरी मैनेजमेंट रेफर्स टू द क्रिटिकल स्टॉक level below which a business risk running out of inventory causing disruptions to production or sales. The level is usually set lower than the minimal stock level and acts as an urgent warning to reorder stock immediately. जैसे सपोज करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये अपना मैक्सिमम है, ये अपना मिनिमम है। ठीक है, इसके नीचे भी है कुछ क्योंकि मिनिमम के नीचे तो जाएगा, और ये अपना रीऑर्डरिंग लेवल है। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम लोग रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल पे ऑर्डर नहीं दे पाए। ठीक, तो हम लोग क्या किए, मिनिमम तक जाएंगे। अब मिनिमम में तो हम लोग को ऑर्डर देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वो उसके बाद हम लोग का प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर हो ही जाएगा। बट सपोज करते हैं मिनिमम में भी नहीं दे पाए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, और स्टॉक का लेवल हम लोग रखते हैं ताकि हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो इन अर्जेंट सिचुएशन, लाइक सेफ्टी स्टॉक, सिमिलर टू सेफ्टी स्टॉक।
तो इसको बोलते हैं, जो ये स्टॉक कीप करके हम लोग रखे हैं उसको बोलते हैं डेंजर लेवल, कि इस लेवल पे अब हम लोगों को ऑर्डर करना ही करना पड़ेगा विदाउट एनी फेल। ठीक है, आप रीऑर्डर स्टॉक लेवल पे नहीं किए, मिनिमम लेवल पे नहीं किए, तो वो ठीक है दिक्कत होगा, बट आपको रीऑर्डर स्टॉक लेवल पे आपको वहां पे ऑर्डर देना ही देना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज डेली यूज इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। ठीक है, इमरजेंसी लीड टाइम आपको दिया रहेगा सम्स में। ओके, ठीक है, तो एवरेज डेली यूज मल्टीप्लाइड बाय इमरजेंसी लीड टाइम, तो ये हम लोग का जो भी आएगा डेटा, वो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा अपना डेंजर लेवल। ठीक, ये था अपना डेंजर लेवल। कोई डाउट? No, sir. आज और 3 टॉपिक करेंगे, उसके बाद जो स्टोर्स लेजर है वो डिफरेंट टॉपिक है, उसको नेक्स्ट डे में फिर हम लोग कवर करेंगे। ये 3 करके नेक्स्ट डे हम लोग सम्स करेंगे बेस्ड ऑन ऑर्डरिंग कॉस्ट, और जो भी ऑर्डर के ऊपर जो हम लोग का सम्स है ईओक्यू के ऊपर वो कर देंगे। और उसके बाद जब स्टोर लेजर करेंगे उस टाइम पे हम लोग स्टोर लेजर का 1-2 पेज का है वो वाला डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग पढ़े थे, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है? कोई भी हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं और जिस दिन हम लोग को, जिस दिन ऑर्डर प्लेस किए और रिसीव किए उसके बीच में जो भी हम लोग का ऑर्डर आएगा, कॉस्ट आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्लेसिंग एंड रिसीविंग ऑर्डर, यानी प्लेस करके रिसीव करके जो भी हम लोग का कॉस्ट आएगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, उसमें अब क्या क्या इंक्लूड होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, shipping cost setting of production if the order is for manufacturing, inspection और receiving cost upon delivery। जैसे कोई भी स्टॉक आया तो इसको हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग इंस्पेक्टर को डिप्लॉय किए हैं, और उसको रिसीव करके स्टॉक रखने के लिए उसके लिए भी रखे हैं, तो उसको वो भी हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कुछ ऐसा है, ऐसा मटेरियल है जिसको आके थोड़ा सेटिंग करना पड़ेगा, उसका सेटअप करना पड़ेगा, तो उसको सेटिंग अप करने के लिए जो भी कॉस्ट आएगा वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आएगा। शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस आएगा वो भी अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट में जाएगा। और जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर है, जैसे पेपर वर्क, कम्युनिकेशन, वो सब भी जो भी जाएगा वो भी अपने जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट में। और ऑर्डरिंग कॉस्ट में बेसिकली यही सब पार्ट है। ठीक है, और जो अपना कॉस्ट लग रहा है वो तो जाएगा ही, जो कॉस्ट हम लोग को खरीदने के लिए पड़ रहा है। ठीक है, ट्रांजेक्टरी कॉस्ट वो भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसके बाद है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जैसे बताए थे, कोई भी हम लोग स्टॉक हम लोग होल्ड करेंगे अपने गोडाउन में, तो उसको होल्ड करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा कॉस्ट देना पड़ता है, वही कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे स्टोरेज कॉस्ट, जिस रूम में रख रहे हैं उसका हमको रेंट देना पड़ रहा है, उसमें हम लोग पंखा उंखा लाइट वाइट लगाए हुए हैं, एंड इक्विपमेंट फॉर वेयर हाउसेज, और जो भी स्टोर हाउस का जो भी हम लोग उसके लिए रिक्वायर्ड चीजें लगा के रखे हैं, तो वो भी अपना कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट में जाएगा। उसके बाद डिप्रिसिएशन, द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम्स ड्यू टू ऑब्सोलेंस और एजिंग। तो जैसे सपोज करते हैं कि कुछ रॉ मटेरियल्स हम लोग के पास आयरन का पड़ा हुआ है, तो रस्ट हो गया या फिर ईयरली वो डिप्रिशिएट कर रहा है, तो जो भी उसका डिप्रिसिएशन होगा वो भी हम लोग कैरिंग कॉस्ट के अंडर में उसको इंक्लूड करेंगे। जो भी हम लोग को प्रोडक्शन के लिए, स्टॉक का प्रोडक्शन के लिए फायर इंश्योरेंस लेके रख रहे हैं, उसके लिए हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है थेफ्ट डैमेज को सेव करने के लिए, वो भी अपने कैरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था? कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गन। जैसे कि हम सपोज करते हैं, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि हम इस कमोडिटी को नहीं मंगा के कोई और कमोडिटी मंगवा सकते थे, तब क्या होता? या फिर कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री कुड हैव आल्सो बीन एल्सवेयर, यानी जो इन्वेंट्री पे हम लोग कैपिटल इन्वेस्ट किए कहीं और करते तो हम लोग को अलग रिटर्न आता, तो वो कितना रिटर्न गया वो भी कैरिंग कॉस्ट में आता है। ये बहुत सटल है, ये उतना इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम में हम लोग को ऐसा कुछ नहीं दे देता अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, और जो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, यानी जो भी हम लोग को एक जगह से दूसरे जगह पे फोकलिफ्ट या लेबर को लेके इधर उधर कर रहे हैं,
जैसे फ्रॉम द गोडाउन टू प्रोडक्शन एरिया, तो वहां पे जो हम लोग को खर्चा लग रहा है वो भी अपना कैरिंग कॉस्ट के अंदर में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। उसके बाद क्या है, एनुअल यूजेस। एनुअल यूजेस क्या होता है कि टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम और प्रोडक्ट कंज्यूम्ड और रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ कोर्स ऑफ ईयर, यानी एक साल में हम लोगों को कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो वैल्यू है उसी को बोलते हैं एनुअल यूजेस। इफ डिमांड एंड यूजेस बोथ आर गिवन, अब ये सम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी जल्दी से समझा दे रहे हैं लेकिन सम्स करेंगे उसके पहले वापस इस चीज को रिवाइज कर लेंगे तब जाके हम लोग को समझ में आएगा। तो एनुअल यूजेस क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ आइटम और प्रोडक्ट जो एक साल में हम लोग कंज्यूम करते हैं उसी को बोलते हैं एनुअल यूजेस। ठीक है, तो अगर सम्स में डिमांड दिया हुआ है एक साल का और यूजेस दोनों दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, एनुअल जो यूजेस होगा वो हम लोग का जो एक्चुअल यूजेस होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। जैसे सपोज करते हैं एक साल में हम लोगों को 100 यूनिट्स का डिमांड है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल मेरे को यूजेस हो रहा है 80 यूनिट्स। ठीक, तो सपोज किए कि 2024 में का हम लोग का एनुअल डिमांड है 100 और हम लोग का एक्चुअली यूज कितना हुआ 80 यूनिट्स। अगर दोनों सम्स में दिया रहेगा तो जो हम लोग का एनुअल यूजेस का पैटर्न जो फॉर्मूला में हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो किसको कंसीडर करेंगे, 80 यूनिट्स को। ठीक है, यानी जो एक्चुअली हम लोगों से यूज हुआ है। सेकंड क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इफ प्रोडक्शन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर गिवन, तब ए क्या होगा, एनुअल इनपुट नॉट एनुअल आउटपुट। ठीक है, तो हम लोग का डेटा दिया हुआ है इनपुट यानी रॉ मटेरियल्स का और जो फिनिश प्रोडक्ट है दोनों का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग किसको लेंगे, ऑब्वियसली इनपुट का ही लेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग कर रहे हैं। जो आउटपुट हो चुका है वो अलग से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएगा, उसके लिए तो हम लोग बाद में कॉस्टिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब सम्स बनाएंगे तो हम लोग किसको लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स को करेंगे। इनपुट मतलब अपना रॉ मटेरियल, आउटपुट मतलब जो अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स था। ठीक है, और इफ नॉर्मल मैक्सिमम मिनिमम यूजेस पर वीक या पर ईयर या पर डे दिया हुआ, ऑल आर गिवन, तो जो हम लोग का एनुअल डिमांड रहेगा वो क्या होगा, नॉर्मल यूजेस इनटू बाय वीक इनटू 52। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को नॉर्मल यूजेस पर वीक दे दिया, मैक्सिमम यूजेस पर वीक दे दिया, मिनिमम यूजेस पर वीक दे दिया। ठीक है, तो उसको हम लोगों को ईयरली को पाना है कि हम लोग को एक ईयर में कितना हो रहा है। तो नॉर्मल यूजेस डिवाइडेड बाय वीक, यानी वीक, और एक साल में कितना वीक होता है 52, तो हम लोग को जो वैल्यू मिल जाएगा वो ईयरली वीक मिल जाएगा। समझे, उसके लिए वो बताया हुआ हम लोग को कैसे चेंज करना होगा। तो एनुअल यूजेस क्या होता है, एवरेज हाफ ईयरली यूजेस इंटू 2, यानी 6 मंथ्स इंटू 2 आ गया 1 ईयर, क्वार्टरली इंटू 4 इंटू 3 आ गया अपना, और एवरेज मंथली 12 इंटू 1 ये हो गया। नॉर्मल यूजेस पर वीक ये अपना 52 होगी। ये मतलब आपको डायमीटर मतलब दिया हुआ कैसे आप चेंज करेंगे। अगर आपको हाफ ईयरली दिया है उसको आपको एनुअल में लेके जाना है तो क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे। अगर क्वार्टरली दिया है इंटू 4 कर देंगे, मंथली दिया है तो इंटू 12 कर देंगे, और अगर वीकली दिया है तो इंटू 52 कर देंगे। तो हम लोग किस पे डिराइव करेंगे अल्टीमेटली, एनुअल यूजेस पे, क्योंकि एनुअल यूजेस हम लोग को दरकार पड़ेगा। ये चेंज करने का हम लोग को पता है। नेक्स्ट डे इसको हम वापस एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट जिसको बोलते हैं सीसी, और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट वो दोनों एक ही बात है, या तो एचसी या तो सीसी, दोनों का नाम वही होता है। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट में हम लोग को क्या क्या इंक्लूड होता है, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस पर यूनिट पर एनम, उसको बोलते हैं। हाँ सॉरी, हाँ आज वो लास्ट ये 3 पॉइंट है उसको करके अभी छोड़ देंगे आज। हाँ एक्चुअली लीफो फीफो और वेटेड एवरेज वाला हम अभी नहीं बता रहे क्योंकि फिर वो आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सके। अभी तो लीफो फीफो बचा हुआ है, तो जब हम लोग स्टोर्स लेजर का सम्स करेंगे तब उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी जो हम लोग
तीन चार पेज, लेकिन वो अलग टॉपिक है तो उसको समझने के लिए आप लोग को अलग दिमाग लगे। अभी आज हम इतना तक करा देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सम्स कर लेंगे, उसके बाद जब स्टॉक लेजर स्टार्ट करेंगे तब वो डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, मतलब ये जो भी हम लोग का फिगर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट पर एनम, इसके बेस पे आएगा। यानी एक पर यूनिट, यानी एक यूनिट का कितना प्राइस है फॉर 1 ईयर, यानी एक ईयर होल्ड करने के लिए एक यूनिट के लिए मेरे को कितना कॉस्ट लग रहा है उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और इंश्योरेंस, ठीक है। ये तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, तो हम लोग को कुछ रेंट दिया रहेगा, डेप्रिसिएशन दिया रहेगा, इंटरेस्ट, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कर देंगे तो आप लोग आ जाएगा पर यूनिट पर एनम। या फिर एक कैरिंग कॉस्ट का हम लोगों को परसेंटेज दिया रहेगा। सपोज करते हैं कि कैरिंग कॉस्ट इज सीसी इज 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो यानी हम लोग का सपोज करते हैं टोटल कॉस्ट है 1000 रुपीज, तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो ये अपना कैरिंग कॉस्ट, तो आइडर हम लोग को एक एक करके ऐसे सम करके दिया रहे हैं, सम्स में डायरेक्टली भी दिया रहता है कि होल्डिंग कॉस्ट इज 2 रुपीज पर यूनिट पर एनम, ऐसे भी दिया रहेगा, ठीक है। और या फिर हम लोग को ऐसे करके कैलकुलेट करेगा, परसेंटेज से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, तो हम लोग एक साल में कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो एकदम ये सिंपल है कि एनुअल यूजेस कितना है अपना और डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कितना ऑर्डर हम लोग को करना है और टोटल कितना है, उससे हम लोग को नंबर ऑफ ऑर्डर मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग को हर साल 2000 यूनिट्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है और एक बार में हम लोग 200 यूनिट्स को ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग को टोटल एक साल में कितना ऑर्डर देना पड़ेगा, 10 ऑर्डर देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, यानी एक साल में लोगों को कितना ऑर्डर देना पड़ेगा उसको कैलकुलेट करते हैं विद द फार्मूला ऑफ एनुअल यूजेस बाय ऑर्डर साइज और ईओक्यू, ठीक है। उसके बाद टाइम लैग और गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स, ठीक है। तो हम लोग को अभी ये भी देगा कि दो ऑर्डर के बीच में हम लोग को कितना गैप रखना चाहिए, तो उसको अगर हम लोग को ये कन्वर्जन रेट यहाँ पे बताया, अगर हमको उसको मंथ में दिखाना होगा तो हम क्या कर देंगे 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम। जैसे हम लोग का यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम कितना 10, तो हम जैसे एक साल में हम लोग 10 बार किए तो हर महीने हम लोग कितना करने पड़ेगा, तो ये आया 12/10, जो फिगर आएगा वो मंथली बेसिस पे आएगा। और अगर हम लोग को बोलेगा इन डेज बताओ कि कितना है, तो 365/10, यानी इसका वैल्यू कितना आ रहा 36.5, यानी हर 36 पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ हर 36.5 डे, यानी हर 37th डे हम लोग एक ऑर्डर प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। और इन डेज, और अगर बोल दिया कि आपको सम्स में स्पेसिफाई कर दिया है कि कंसीडर 1 ईयर कंसिस्ट ऑफ 360 डेज, तब करेंगे 360/10, यानी हर 36 डे हम लोग एक ऑर्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या 1.2, यानी हर 1.2 मंथ में कर रहे हैं, यानी एक महीना कुछ दिनों के बाद हम लोग एक एक ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग का पूरा सब्जेक्ट मैटर था, ये अपना था रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल ईओक्यू बेस्ड, ठीक है। तो इससे भी एक हम लोगों को सम्स रहता है ईओक्यू और रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल, तो इसका वेरियस फॉर्मूलाज को भी हमने डिस्कस कर लिए और जो भी इसका बेसिक पार्ट्स था, जो भी बेसिक्स था उसको भी डिस्कस कर लिए। पहले जो हम लोग थ्योरी पढ़े वो बस थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट था, लेकिन जो भी थ्योरी हम लोग इसके बाद पढ़े थे अपने रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल ईओक्यू के बाद से, यहाँ से वो अपना बोथ प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो आज थ्योरी कर लिए वो कंप्लीट है, और जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईओक्यू और आरएसएल यानी रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल, उसके सम्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जब वो सम्स सॉल्व करेंगे तो एक बार वापस से सबको समझ लेंगे, ठीक है। आज के क्लास के लिए इतना है, थैंक यू।